सभी स्टूडेंट का ओजोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। साइंस का उनका डर खत्म है। एक संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ एक भी क्वेश्चन इन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो सभी स्टूडेंट एक बार पॉइंट वाइज ध्यान से चैप्टर वाइज क्लास अवश्य देखें। अपन आज केमिस्ट्री का वह इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट 2016 और 2018 दोनों वैकेंसियों में इस पदार्थ की अवस्था से, चाहे वो गैसीय अवस्था हो, चाहे द्रव्य अवस्था हो, चाहे ठोस अवस्था हो, इन तीनों से 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब 33 में से अगर 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब इन टॉपिक की वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो सभी स्टूडेंट एक बार टॉपिक को ध्यान से समझे कि कौन सा टॉपिक में से कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं और कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको तो ऐसी क्वेश्चन की जो वेरिएशन है वो तो अपने को हल करना ही है। कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज का अपना इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है गैसीय अवस्था। अब आपको पता है कोई भी पदार्थ होता है उसकी या तो द्रव्य अवस्था है या गैस अवस्था या ठोस अवस्था है। गैस का हमें पहले से पता है कि कोई भी गैस है, हकीकत में गैस के अणुओं के बीच किसी प्रकार का कोई अंतराण्विक आकर्षण बल आपस में होता ही नहीं है। तो इनके गणों कोई सा भी अणु हमेशा स्वतंत्र गति करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वतंत्र गति इसलिए करते हैं, एक तो इनका द्रव्यमान है ना वो बहुत नगण्य होता है, एक प्रकार की सूक्ष्म कण है, इसका मतलब इनका द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य। इसीलिए इन पर किसी प्रकार का कोई गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इसी कारण ये लगातार स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। एक इनके अणुओं के बीच आपस में किसी प्रकार का कोई आकर्षण होता ही नहीं है, न इनका कोई निश्चित आकार होता, न कोई इन गैस के अणुओं का निश्चित आयतन होता। इस गैस को तो किसी पात्र में भरा जाता है ना, तो गैस के अणु संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण पात्र में गति करते हैं। इसका मतलब हकीकत में इस पात्र का जो आयतन होता है वही गैस का आयतन होता है, क्योंकि ये गैस के कण संपूर्ण आयतन में क्या करते हैं रे, गति करते हैं। इस गैस के बारे में धीरे धीरे, जैसे गैस के अणु अभी दूर दूर है, जैसे जैसे इस गैस के अणुओं पर बाहर की तरफ से दाब आरोपित किया जाएगा ये अणु पास पास आएंगे। पास पास आने से हकीकत में गैस का संपीड़न हो रहा है, और यही गैस के अणु जब इनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ेगा तो यही अणु क्या बना लेंगे, कौन सी भौतिक अवस्था है, द्रव्य भौतिक अवस्था। चलो इसी गैसीय अवस्था को स्टार्ट करते हैं 1 by 1। सबसे पहले पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था गैस भी हो सकती है, द्रव्य भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है। तो सबसे पहले गैसीय, फिर अपनी लिक्विड और एक सॉलिड। सबसे पहले गैस की क्या विशेषता है, ये कोई पात्र लिया, इसमें गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच किसी प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण बल होता ही नहीं है। ऐसे ही हमने लिक्विड लिया, पात्र सेम है लेकिन इनके अणुओं के बीच थोड़ा आकर्षण ज्यादा है, इसलिए कौन सी अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में। लेकिन यही पदार्थ अगर सेम है और इसकी भौतिक अवस्था ठोस है तो अणुओं के बीच बहुत प्रबल आकर्षण बल पाया जा रहा है। इसका मतलब है यहां तो आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होगा। ये इनमें अंतर है, यहां अणुओं के बीच आपस में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, यहां थोड़ा कम है, यहां तो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये पूछा जाए कि अगर पदार्थ की एक ही पदार्थ है, भौतिक अवस्था अलग अलग है, तो सबसे ज्यादा अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल कहां पाया जाता है, तो वो सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला आता है द्रव्य या पदार्थ। याद करो परमाणु संरचना में आपको बताया था कि डी ब्रोगली ने क्या कहा था, कोई भी द्रव्य का मतलब कोई भी मैटर, पदार्थ जो सूक्ष्म कण है। हाँ वहां बात हुई थी ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी सूक्ष्म कण है उससे संबंधित क्या दी गई थी, लैम्डा। और लैम्डा के बारे में क्या बोला गया था कि किसी भी सूक्ष्म कण की डी ब्रोगली तरंग दे रही है, उस सूक्ष्म कण के संवेग के क्या होती थी, व्युत्क्रमानुपाती। और जब नियतांक हटाया जाता था, जब समानुपाती हटाते थे तो एक नियतांक आता था h, और उस नियतांक को क्या बोला जाता था, फलांक कांस्टेंट। अब ये P वहां क्या क्या होता था, अगर m द्रव्यमान का कण v वेग से गति करे तो mv। यही संवेग गतिज ऊर्जा के पदों में क्या होता था, √2m ke।
और अगर किसी आवेशित कण के लिए गतिज ऊर्जा लिखी जाती थी तो याद करो, कोई सूक्ष्म कण है, उसका द्रव्यमान m है, उस पर आवेश q है और उसका विभवांतर v है। तो जब ये गति करता है, जब विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है, तो जो गतिज ऊर्जा आती थी वो आती थी आवेश गुणा विभवांतर, तो q गुणा v। ये लो, चलो ये बात तो मैंने इसलिए बताई कि नाम आया द्रव्य। अपना मतलब ये है कि यहाँ द्रव्य या पदार्थ है वो कौन कौन हो सकते हैं, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। चलो भाई, सबसे पहले बात आती है, सभी गैसों का व्यवहार मोस्टली एक समान ही होता है। गैस होंगे तो अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम होगा, गैस होंगे तो आकार व आयतन कोई फिक्स होगा ही नहीं। गैस होगा तो इनके अणु बहुत दूर दूर होंगे, आपस में किसी प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण बल है ही नहीं। चलो भाई, इसी में आगे फिर आता है आकार व आयतन। मैंने अभी अभी बोला, गैस के अणुओं का कोई किसी प्रकार का निश्चित आयतन नहीं होता, वो तो जिस पात्र में गति करते हैं उस पूरे पात्र को घेरते हैं, वही उसका आयतन होता है, न कोई गैस के अणुओं का निश्चित आकार होता, क्योंकि गैस के अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत नगण्य। चलो भाई, यहीं से अगली बात अब आ रही है गैसीय अवस्था की विशेषताएं। हकीकत में पर्टिकुलर क्वेश्चन यहीं से आया है और यहीं से आना है। आज अपनी ये गैसीय अवस्था की पहली क्लास है। इससे पहले आप परमाणु संरचना, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट, उनके बारे में भी पढ़ना, उनके भी वीडियो लगातार देखते रहना ताकि आपको बहुत हेल्प मिले। और इसके लिए आप ओजोन इंस्टीट्यूट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर पूरा कोर्स स्टार्ट हो गया है। बहुत ही कम कीमत पर तीनों सब्जेक्ट के बिल्कुल अच्छे एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी के साथ, जिन्होंने इस पेपर को फेस किया है और बहुत अच्छी रैंक भी हासिल की है, और अभी बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई है। तो आपको कल से शाम 6 बजे से फिजिक्स की रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास भी स्टार्ट हो रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन करिए। चलो भाई, गैसीय अवस्था की विशेषताएं मैंने अभी अभी बताया। गैस के अणुओं का आकार कोई निश्चित नहीं होता, इसीलिए गैस के अणु लगातार गति करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, और इनका द्रव्यमान बहुत नगण्य होता है। तो आकार की बात आई तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। आयतन की बात आई तो गैस का अणु जिस पात्र को घेर लेता है वही उसका आयतन होता है। पढ़ लो, गैस का आयतन ताप, दाब और पात्र पर निर्भर करता है, अतः आयतन क्या होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता, ये अनिश्चित होता है भैया, अनिश्चित होता है आयतन। चलो भाई, अगला पॉइंट, गतिज ऊर्जा। आपको पता है किसी भी पात्र में अगर गैस के अणु होंगे तो इनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल तो किसी प्रकार का है ही नहीं, ये लगातार गति करेंगे, और गति के कारण इन अणुओं में जो ऊर्जा होगी, हालांकि इनमें ऊर्जा 3 प्रकार की है, कंपन ऊर्जा भी है, गतिज ऊर्जा भी है, और ये अपनी स्थान पर रोटेशन भी करते हैं, घूर्णन ऊर्जा भी है। लेकिन अपन मोस्टली इनके पास जो अधिकांश जो ऊर्जा है वो कौन सी है, गतिज ऊर्जा। और आपको पता है अणुओं में इस गतिज ऊर्जा होने के कारण ये लगातार गति कर रहे हैं, और ये गति किसके कारण हो रही है, ताप के कारण। आपको पता है जैसे जैसे ताप बढ़ाने से अणुओं को ऊर्जा मिलेगी, जैसे ही ऊर्जा मिलेगी गति क्या करेंगे, अणु क्या करेंगे, गति करेंगे, और जो गति होगी वो कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा। अगली है संपीड्यता। आपको पता है गैस अधिकांश संपीड्य होती है, इनमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अणु पहले तो दूर थे, जैसे जैसे उस पात्र जिसमें इसको भरा गया है, जैसे जैसे एक पिस्टन लगा हुआ है, जैसे जैसे बाहर से दाब आरोपित किया जाएगा, ये अणु बिल्कुल पास पास आते जाएंगे, इनके बीच आकर्षण ज्यादा होता जाएगा, और धीरे धीरे इसकी प्रवृत्ति कैसी होती जाएगी, लिक्विड। इसका मतलब गैस को पर अगर अपन दाब बहुत ज्यादा लगाए, ताप बहुत कम हो, आकर्षण, अब आप ताप बढ़ाओगे तो अणु दूर दूर जाएंगे, गति बढ़ेगी नहीं। अपने को इसको संपीड्य करना है, इसका मतलब गैस को द्रव्य बनाना है तो दाब बढ़ाना पड़ेगा। दाब बढ़ाएंगे, एकांक आयतन में अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ जाएगा, अणुओं की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब गैस क्या हो रही है, संपीड्य। अगला इसी से प्रसार। आप जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे अणुओं के बीच जो आपस में आकर्षण है वो बहुत पहले ही बहुत कम, अब क्या हो जाएगा, बहुत कम, अणुओं की स्वतंत्र गति होने लग जाएगी, और पहले भी स्वतंत्र गति हो रही थी, तो अब प्रसार ज्यादा होगा। ऐसे ही दाब, मैंने अभी भी बताया, जैसे ही किसी पात्र में कोई गैस भरी होती है और ऊपर पिस्टन लगा होता है, और जैसे जैसे आप दाब आरोपित करोगे एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ेगी, आकर्षण बढ़ेगा।
ऐसी घनत्व, आपको पता है घनत्व किसी भी पदार्थ का होता है उसका मास, उसका भार अपॉन उसका आयतन। अब गैस पूरे पात्र में फैल जाती है, पूरे आयतन को ग्रहण कर लेती है, आयतन का मान ज्यादा हो जाता है तो घनत्व का मान क्या होगा? कम। हकीकत में गैस का घनत्व क्या होता है? बहुत कम। इसीलिए गैस हल्की होती है, वो लगातार गति करती रहती है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है 5 ग्राम गैस किसी पात्र में डाली गई, 5 मिनट बाद पात्र के पेंदे में बैठ गई, ऐसा नहीं है। गैस के अणु तो लगातार गति करते रहते हैं। बार ही बार एक बात बोली जा रही है, एक आता है अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो इन अणुओं के बीच है ही नहीं रहे, तो आकर्षण बल ही नहीं है, इसका मतलब वो लगातार गति करते रहेंगे। अगला आ रहा है विसरण। आपको पता है कोई भी कण जब गति करता है और सबसे ज्यादा जो गति की दर है, सबसे ज्यादा जो विसरण की दर है, वो तो गैस में ही होती है। द्रव में आकर्षण ज्यादा है तो गति कम होगी, अरे ठोस में तो अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, वहां तो गति बहुत कम होती है। इसका मतलब विसरण सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? गैस में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फेफड़ों की कोशिकाओं में है। याद करो, ये फेफड़ों की कोशिकाएं हैं, ये रक्तवाहिनी है, और आपको पता है बाहर से जो O2 आती है ये यहाँ कोशिकाओं का समूह है, और आपको पता है जो बाहर से O2 आ रही है ये अपनी धमनी है कोई, इसमें कौन है? रक्त है, ब्लड है, और आपको पता है यहाँ कौन है? ब्लड है। और आपको पता है कि इसके यहाँ पर तो मैंने आर्टरी बना ली, बीच में कैपिलरी आया है, और यहाँ कौन है? वेन है। और कैपिलरीज में छोटे छोटे केशिकाओं में छिद्र पाए जाते हैं, और इसी धमनी के यहाँ कौन है? उत्तक है। अब आपको पता है उत्तकों में तो श्वसन होता है, वहां तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो CO2 निकलेगी, तो CO2 उत्तकों से रक्तवाहिनी में आती है, यहाँ से रक्तवाहिनी से फेफड़ों से होते हुए बाहर निकल जाती है। जबकि O2 अपनी अधिक सांद्रता से बाहर, वायुमंडल में O2 ज्यादा है, ये फेफड़ों से होते हुए कहां प्रवेश करती है? रक्तवाहिनी में, और वहां से कहां जाती है? उत्तकों में, क्योंकि श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। यहाँ कोशिकीय श्वसन होगा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनेगी एटीपी के रूप में। ये कब बनेगी? जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। इसका मतलब यहाँ गैसों का मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद है यहाँ पर गैस की गति होगी, और यहाँ पर गैस की गति जब अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होती है तो उसे विसरण कहते हैं। ऐसा गुण गैस में देखने को मिलता है, और ये मैंने पर्टिकुलर गैस का एग्जाम्पल बताया है। ये तो मैंने जंतुओं में बताया, ऐसा ही एग्जाम्पल पादपों में होता है। अरे पादपों में पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, वहां गैसों का आदान प्रदान होता है, वहां पर CO2 कहां निकलती है? बाहर, और O2 जाती है अंदर। ये घटना तो कहां होती है? ये तो श्वसन में हो रही है, प्रकाश संश्लेषण में इसका उल्टा है। O2 बाहर निकल रही है और CO2 अंदर ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, और गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। यहां इसलिए बताया कि अपनी हेडिंग है गैसीय अवस्था। चलो भाई आगे, अभी अभी बताया था जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ेगा, आसानी से गैस का क्या हो जाएगा? द्रवण। और आपको पता है गैस के अणुओं के बीच वान डेर वाल आकर्षण बल पाया जा रहा है। जिस गैस के लिए अणुभार ज्यादा होगा, उन गैस के अणुओं के बीच आकर्षण ज्यादा होगा, तो उसका आसानी से क्या होगा? लिक्विफिकेशन बोले तो द्रवण। 3-4 एग्जाम्पल दे देता है, CH4, CO2, SO2। तो बताओ इनकी किसका आसानी से क्या किया जा सकता है? द्रवण। सोच लो, जिसका अणुभार ज्यादा होगा CH4, CO2, SO2। यहां परमाणु क्रमांक 6 तो परमाणु भार जस्ट दुगना, 12 और 4 16। यहां 16 दूना 32 और 12 44। आगे इसकी यूनिट भी लिखते जाओ, ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। अगला देखो SO2, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो एटॉमिक मास जस्ट डबल 62 32 प्लस आपको पता है एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 2 का कितना हो गया? 32, तो कितना हो गया? 64। क्या आया? ग्राम मोल इनवर्स। जिस गैस का अणुभार मोलिकुलर वेट ज्यादा है, अणुभार ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा है, उसका आसानी से क्या होगा? द्रवण। ये अपने एक गैसीय अवस्था की पहली क्लास है। अगले क्लास में गैसीय अवस्था में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है, और कौन कौन से नियम लागू होते हैं। हालांकि इस गैसीय अवस्था को समझने के लिए अपने को थोड़ा बहुत ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अगली क्लास में आप लगातार बने रहिए। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऊष्मागतिकी के बारे में थोड़ा सा, ताकि गैसीय अवस्था को डिटेल में आगे पढ़ा जा सके। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।